हेलो बच्चों। तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत आज अपना 17th लेक्चर है। इसमें अपन वन टॉप फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जबकि इनसे पिछले लेक्चर में अपन ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एंडिंग किया। तो आज का अपना जो लेक्चर रहेगा वो वन टॉप फैक्टर पर रहेगा। तो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो अपन ने कंप्लीट कर ली है उनको एक बार रिवाइज करवाना बताऊंगा, कौन से फॉर्मूले अपने पास प्राप्त हुए। तो सबसे पहले मैं देखिए अपन ने डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को देखा, ये शायद 10th लेक्चर था अपना, इसमें अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया। इसके लिए जो अपने पास फॉर्मूला प्राप्त हुआ P0A माइनस PA डिवाइड बाई क्या था P0A इक्वल टू इज जीटा बी। अच्छा, यहाँ पर देखिए जीटा बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या है जीटा बी अपने पास यहाँ पर क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ देखिए बच्चों, ये सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपोनेंट की यदि अपने को मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मोल फ्रैक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, उस कंपोनेंट्स के मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट के मोल भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जीटा भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिस कंपोनेंट्स की अपने को मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट कंपोनेंट है उनकी। तो यहाँ पर देखिए क्या करूँगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मैं क्या करूँगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्यूट के मोल को मैं किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, NV से, जबकि टोटल नंबर ऑफ मोल्स में सॉल्यूट भी आ जाएगा और सॉल्वेंट भी आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन में मोर देन 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अपन इस सॉल्यूशन चैप्टर में बात करें बाइनरी सॉल्यूशन की ही स्टार्टिंग से बात करें तो यहाँ पर जो कंपोनेंट डिवाइड होंगे वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ही होते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूट के मोल प्लस क्या कर दूंगा मैं सॉल्वेंट के मोल को मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर Na, यहाँ देखिए ये अपने पास क्या आई, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस प्रकार आप किसी भी सॉल्यूट की या किसी भी कंपोनेंट की आप मोल फ्रैक्शन जब कैलकुलेट करते हो, इसके बारे में यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अपने सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन टर्म के अंदर मोल फ्रैक्शन को अलग से आपको समझाया था, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ देखिए अपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो जीटा बी पर डिपेंड कर रही है। जीटा बी की वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यदि ज़्यादा होगी तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसकी भी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, तो नेक्स्ट में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है अपने पास, कौन सी अपने डिस्कस की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें जो अपने फॉर्मूला देखा वो क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू अपने पास क्या आया KB मल्टीपल बाई क्या था मोलेलिटी। यहाँ पर KB को अपन क्या कह रहे थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। यहाँ पर M क्या है, स्मॉल m मोलेलिटी। अब देखिए मोलेलिटी अपन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या कर रहे थे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट का मास ले रहे थे अपन किस में ले रहे थे, किलोग्राम में। यहाँ पर देखिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या नहीं, यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है तो सॉल्यूट की अमाउंट या सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ देखिए ये मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर बढ़ेंगे तो डेल्टा टी बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की भी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किस पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। थर्ड जो अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी बच्चों वो कौन सी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूँ मैं, इसको अपन ने किससे डिनोट किया था, डेल्टा TF, किससे, डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इक्वल टू अपने पास क्या प्राप्त हुआ, KF मल्टीपल बाई क्या था मोलेलिटी।
यहाँ पर देखिए ये जो केएफ है इसको अपन क्या कह रहे थे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से जानते थे। स्मॉल एम मोलेलिटी किस पर डिपेंड करेगा, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपनी थर्ड थी। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूँ मैं, जो अपने पास पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नहीं, पिछले लेक्चर में अपने ऑस्मोटिक प्रेशर को डिस्कस किया था। ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसको अपन किसे डिनोट कर रहे थे, पाई से। पाई इक्वल टू अपने पास कौन सा फॉर्मूला प्राप्त हुआ बच्चों, CRT। यहाँ मैं पाई इक्वल टू क्या लिख रहा था, MRT। तो देखिए यहाँ पर ये जो M है ये क्या है, मोलरिटी। ये क्या है, कंसंट्रेशन, मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी किस पे डिपेंड कर रही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये भी क्या है, अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। इस प्रकार अपने चैप्टर के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपने कंप्लीट कर लिया था। इनके न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं अगले लेक्चर में या सॉल्यूशन चैप्टर के एंडिंग लेक्चर में आपको अलग से बना के दूंगा। तो यहाँ पर आप यहाँ तक अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। आज अपन वांट ऑफ फैक्टर को देखने वाले हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर यदि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको इजीली समझ में आ रखी है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। देखिए जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने की बात हो तो वांट ऑफ फैक्टर तथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से सिंपली क्वेश्चन आते हैं, उसमें वांट ऑफ फैक्टर भी कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर आप बात करें वांट ऑफ फैक्टर की, तो देखिए ये जो वांट ऑफ फैक्टर है बच्चों, इस वांट ऑफ फैक्टर को अपन आई से डिनोट करते हैं। किससे, आई से। तो देखिए ये जो वांट ऑफ फैक्टर आई है ये क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ही अपने डिस्कस की है। देखो अपन राउट्स लॉ में भी बात कर रहे थे, जहाँ सॉल्यूशन कैसा ले रहे थे, डाइल्यूटेड ले रहे थे। आप कहोगे ये जो अपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात की, जीटा बी क्या आया था, P0A माइनस PA डिवाइड बाई क्या था, P0A। ये किस पर डिपेंड करा, जीटा बी। जीटा बी में क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर भी आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नीचे भी आ रहे हैं। तो आप बताओ कि सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ने के साथ साथ इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, कैसे, तो देखिए अभी तक अपन जो बात करें ये सब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में बात करें। कौन से सॉल्यूशन में, डाइल्यूटेड यानी तनु विलयन में बात करें हैं। तनु विलयन के लिए बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस कंडीशन में देखो अपने जीटा बी का अभी फॉर्मूला देखा अपने पास क्या आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट की अब तुलना में सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए क्या रहेंगे, कम रहेंगे। बहुत ज़्यादा कम होने के कारण मैं यहाँ से सॉल्यूट के मोल को क्या कर लूँगा, नेगलेक्ट कर लूँगा। फाइनली अपने पास जीटा भी क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बढ़ने पर किसकी वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, अपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ध्यान रहे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करेगी। इन बातों का आपने डिस्कस अपन ने कर लिया था। अभी जो मैं अपन डिस्कस करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर के बारे में, इससे पहले कि अपन देखते हैं वांट ऑफ फैक्टर, मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा। अभी तक अपन ने इलेक्ट्रोलाइट यानी सॉल्यूट लिया था, सब सॉल्यूट कैसे थे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थे। कैसे सॉल्यूट थे अपने पास, नॉन वोलाटाइल। हिंदी में बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, अवाष्पशील। कैसे सॉल्यूट है बच्चों, अवाष्पशील सॉल्यूट, यानी इनकी वेपर नहीं बनेगी बच्चों। अब इनकी बात करूं अवाष्पशील सॉल्यूट की, तो एग्जांपल से देखते हैं तो कौन कौन से अवाष्पशील सॉल्यूट लिए अपने, बेंजीन लिया था, यूरिया लिया था, टोलुइन लिया था, इसके अलावा ग्लूकोज लिया था, इसके अलावा सुक्रोज लिया था। ये सब क्या थे बच्चों, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थे।
जबकि यदि वोलाटाइल सॉल्यूट आ जाए उस कंडीशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस होगा। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वॉन टॉप फैक्टर, इसमें अपने जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, वोलाटाइल सॉल्यूट होगा। अब देखिए आप जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करोगे तो मेरे को ये बताइए कि वोलाटाइल सॉल्यूट लोगे तो वोलाटाइल सॉल्यूट को यदि आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो होगा क्या। आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो कैसे सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आज कैसे सॉल्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे, वोलाटाइल। अब वोलाटाइल सॉल्यूट की बात करूं मैं, ये जो वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं तो इनकी क्या बनती है, सॉल्यूशन में डालने पर इनकी भी वेपर बनेगी, सॉल्वेंट की तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर इस सॉल्यूट की भी क्या बनेगी, वेपर बनेगी। तो यहाँ देखिए जैसे मैं वोलाटाइल सॉल्वेंट की सॉल्यूट की बात करूँ, इनमें अपन कौन कौन से ले सकते हैं। जैसे आपके पास NaCl किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ आपने डाल दिया है, एक्वस मीडियम में जब आप NaCl डालोगे, अपन डालोगे तो कितने मोल, अभी इस NaCl का कितना मोल दिख रहा है अपने पास, 1 मोल है, लेकिन डालने पर इसका क्या होता है, अपन जानते हैं ये जो NaCl होता है ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इनका क्या होगा, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन। यहाँ पर इसका माना कि अपन मानते हैं 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। जब इसका 100% वियोजन होता है तो क्या बनता है, Na++Cl-। तो यहाँ देखिए अपन ने 1 मोल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डाला, लेकिन डालने के बाद जब अपन ने इनकी वैल्यू कैलकुलेट की, यानी मैं बात करूँ ऑस्मोटिक प्रेशर की, आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हो पाई इक्वल टू CRT या पाई इक्वल टू MRT लगा के, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लगा रहे हो, तो देखिए सॉल्यूट के मोल आप कैलकुलेट करोगे तो कितने मोल ले रहे हो, 1 मोल ले रहे हो, लेकिन जब सॉल्यूशन में डालोगे तो इसके डिसोसिएशन होने से कितने मोल बन जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तथा कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ तो इनकी वैल्यू में क्या रहेगा बच्चों, डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ देखिए यदि मैं 1 मोल लेता तो माना कि अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर 3 atm आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 atm, लेकिन सॉल्यूशन में डालने के बाद इनके क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। 1 मोल से इसके कितने मोल दिख रहे हैं अपने को, 2 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब इसका अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर 3 atm आ रहा है। तो आप जब एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व्ड वैल्यू की बात करोगे या ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करोगे तो कितना atm आ रहा है अपने पास, 6 atm आ रहा है। यानी ये जो सॉल्यूट है इनको सॉल्यूशन में डालने पर इनके क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपन ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है इनकी वैल्यू के कैलकुलेट करने के लिए इनका जो वोलाटाइल सॉल्यूट है इनका डिसोसिएशन तथा एसोसिएशन को अपने को समझना पड़ेगा। तो अभी मैं जो बात करूं यहाँ पर डिसोसिएशन की, तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये तो अपने पास जो प्रेशर आया ये कौन सा है, कैलकुलेटेड, यानी अपन ने पाई इक्वल टू CRT फॉर्मूले यूज़ करके ये कैलकुलेट किया था। ये तो कौन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है, कैलकुलेटेड। ये कौन सा है बच्चों, 6 atm आया, ये अपने पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू और कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू, इनमें ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पर कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऑब्जर्व्ड अपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से भी ज़्यादा आ सकती है। ऐसी सिचुएशन में देखते हैं, लेकिन फाइनली बात यही हुई, जो अपने पास ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है और कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, इनकी वैल्यू की मैं बात करूं तो क्या होती है, आपस में बराबर नहीं रहेगी। या तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू की ज़्यादा होगी या कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए आप, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर यहाँ पर डिसोसिएशन के केस में तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से ज़्यादा आ रही है। लेकिन ऐसे भी सबस्टेंस है जिनसे क्या हो, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाए,
जैसे मैं बात करूं जिनका एसोसिएशन हो, क्या हो बच्चों, एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी संगुणन, एसोसिएशन हिंदी में क्या कहता है, संगुणन। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने क्या किया, कोई सबस्टेंस, ये लो ए करके सबस्टेंस लिया है, इसके मैंने कितने मोल लिए, n मोल ए लिया है, और एसोसिएशन के बाद इसके क्या बन रहे हैं, ए के n मोल बन रहे हैं, यानी इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इस कंडीशन में यदि मैं सबसे पहले यहाँ पर इसके n मोल लिए, माना कि इसके 1 मोल ले रहा हूँ, लेकिन एसोसिएशन के पश्चात इसके कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। अपन ने सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट को डाला तो कितने मोल डाले, 2 मोल डाले। 2 मोल से जब अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट किया तो माना कि अपने पास कितनी वैल्यू आई, इसकी 6 ATM आई, लेकिन एसोसिएशन के पश्चात इसके 1 मोल बन रहे हैं। इसका मतलब अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। यानी ये तो कौन सी है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कितने ATM आ रही है, इसके 6 ATM है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी कम होगी। माना कि कितने ATM आ रहे हैं, 3 ATM। तो बात यही है बच्चों, ओवरऑल में बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये आपस में क्या इक्वल नहीं होगी, या तो कॉलिगेटिव भाई कैलकुलेटेड की ज़्यादा वैल्यू होगी या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए अपन देखते हैं, तो देखिए ये कितने गुना ज़्यादा हो रही है, कितने गुना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम हो रही है। इसको जानने के लिए अपन क्या देखेंगे, वांट ऑफ फैक्टर देखेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज होंगे। किस केस में ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होंगे, जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो। तो ये तो अपने पास कौन सी कंडीशन होगी, डिसोसिएशन की कंडीशन होगी। यदि एसोसिएशन की कंडीशन हो तो एसोसिएशन के कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। यानी यहां पर मैं बात करूं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, कम होंगे। जब अपन सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डालेंगे तो ज़्यादा मोल डाल रहे हैं, लेकिन एसोसिएशन के पश्चात उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी। कम क्यों हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूं मैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहां देखिए ये जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। अब इससे अपन देखेंगे कि ये कितने गुना कम हो रही है और कितने गुना ज़्यादा हो रही है। इसको जानने के लिए अपन क्या करते हैं, अपना जो वांट ऑफ फैक्टर है जिसको अपन I से डिनोट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो ये वांट ऑफ फैक्टर है ये अपने को क्या बताएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में डिसोसिएशन या एसोसिएशन के फलस्वरूप कितने मोल्स यानी कितनी इनकी वैल्यू में चेंजेस हो रहा है, कितने गुना वैल्यू बदल रही है। तो देखिए ये जो वांट ऑफ फैक्टर I है ये अपने को क्या बताता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कितने गुना बढ़े हैं और कितने गुना कम हुए हैं। मैं बात करूं वांट ऑफ फैक्टर I की, ये अपने को क्या बताता है, हाउ मैनी टाइम्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस मतलब कितने गुना सॉल्यूट के पार्टिकल्स डिक्रीज हो रहे हैं और कितने गुना सॉल्यूट के पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। इनके बारे में अपने पास कौन बताएगा, अपने को कौन बताएगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर को अपने को कैलकुलेट करना है।
इसको कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखना कितने गुना सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं और कितने गुना सॉल्यूट के पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, इसको देखना है। तो ऊपर मैं किसके लूँगा मोल्स, यहाँ पर आपको वन टॉप फैक्टर आई को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन तथा एसोसिएशन के बाद के नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, डिवाइड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन तथा एसोसिएशन के पहले के नंबर ऑफ मोल्स, और ये कौन से, डिसोसिएशन तथा एसोसिएशन के बाद के नंबर ऑफ मोल्स। यदि आप इनका रेशियो कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। आई के डेफिनेशन की बात करें, वन टॉप फैक्टर आई क्या होता है, तो आप इसकी डेफिनेशन की बात करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन के रेशियो को अपन क्या कहते हैं, कि अनुपात को क्या कहते हैं अपन, वन टॉप फैक्टर आई। अब अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि ये जो वन टॉप फैक्टर आई होता है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सोडियम क्लोराइड है। ये कैसा होता है बच्चों, वोलाटाइल इलेक्ट्रोलाइट है। इसको मैं जब एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो अपन 11th क्लास की केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में अपने देखा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो 100% डिसोसिएशन इसका होता है। तो यहाँ पर अपन मानते हैं कि इसका क्या हो रहा है, 100% डिसोसिएशन, वियोजन हो रहा है या आयोनाइजेशन हो रहा है। डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन के पश्चात सोडियम क्लोराइड किस में टूटेगा, Na++ Cl- में। यहाँ पर अपने कितना मोल्स डाला है सॉल्यूट का, जब अपन ने सॉल्यूट को सॉल्यूशन में ऐड किया, सॉल्वेंट में ऐड किया, तो उस समय सोडियम क्लोराइड के कितने मोल ऐड किए हैं, 1 मोल ऐड किया है। लेकिन सॉल्यूशन में जाने के पश्चात NaCl का क्या हो गया, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के फलस्वरूप इसके कितने मोल बन रहे हैं बच्चों, 1 मोल सोडियम का और 1 मोल क्लोरीन का। टोटल मोल की बात करूं तो कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। यहाँ पर यदि आपने को आई कैलकुलेट करना है तो क्या लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन। डिसोसिएशन के पश्चात नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूं तो कितने हैं अपने पास, 2 मोल्स, डिवाइड बाय क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपने पास कितने हैं, 1। तो यहाँ से अपने पास आई की वैल्यू की बात करूं तो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी प्रकार में एक अदर एग्जांपल्स देखता हूं जिसमें मैं मैग्नीशियम क्लोराइड ले रहा हूं। तो देखिए, जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड को किसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डाल रहे हो तो उसका भी क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। कैसे, जैसे देखिए बच्चों, ये अपने पास कोई मैग्नीशियम क्लोराइड करके साल्ट है, मैंने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर मैग्नीशियम क्लोराइड का अपन मानते हैं कि 100% क्या हो रहा है, डिसोसिएशन होगा। जब इसका 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, Mg2+ प्लस क्या बन जाएगा, 2Cl-। यहाँ पर अपने पास जो मैग्नीशियम क्लोराइड का, इसको इनिशियली अपने सॉल्यूशन में कितना डाला है, 1 मोल डाला है। लेकिन डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड के अपने पास कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल्स क्लोरीन के और 1 मोल मैग्नीशियम का। टोटल मोल कितने हो रहे हैं अपने पास, 3 मोल। यहाँ पर मैं वन टॉप फैक्टर आई की बात करूँ, इसको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं अपने पास, 3, डिवाइड बाई क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 1। यहाँ से आई कितना आ जाएगा अपने पास, वन टॉप फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसके अलावा मैं बात करूँ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पर K फॉर FeCN6, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसको भी जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका भी आयोनाइजेशन होता है, डिसोसिएशन होता है। इसके आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन मैं मानता हूँ 100% इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। जब इसका 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, फॉर K प्लस FeCN6 फॉर माइनस। देखिए बच्चों, ये क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इसका फर्दर डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन नहीं होता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे अपने आने वाले चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इसका भी जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, फॉर K प्लस FeCN6 फॉर माइनस। यहाँ देखिए
अपने पास डिसोसिएशन तथा एसोसिएशन के बाद के नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, कितने मोल बन रहे हैं 4+1 फॉर पोटेशियम और 1 मोल इसका। टोटल कितने मोल है अपने पास आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन 5 मोल है। जबकि बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन की बात करूं तो कितने मोल पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया आपने 1 मोल। आई यदि अपने को यहाँ कैलकुलेट करना है तो कितने करूँगा मैं, बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 5 डिवाइड बाई बिफोर वाले कितने हैं 1। यहाँ से अपने पास आई की वैल्यू की बात करूँ तो कितनी आ जाएगी बच्चों 5/1 5। यहाँ पर देखिए अपने पास वन टॉप फैक्टर कितना आ गया 5। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको समझ सकते हो। जैसे मैं कैल्शियम क्लोराइड ले लूँ, इसको भी आप एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे, इसका भी माना कि मैं 100% क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, क्या बनेगा बच्चों, इसका भी आयोनाइजेशन हो रहा है तो क्या बनेगा Ca2 प्लस क्या बन जाएगा 2Cl माइनस। यहाँ पर मैं डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद के मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो कितने बन रहे हैं 2 + 1 3। बिफोर की बात करूँ तो कितने बन रहे हैं 1। जबकि बताइए मेरे को आई कैलकुलेट करना है तो आफ्टर डिवाइड बाई बिफोर। आफ्टर में अपने पास कितने 3, बिफोर के कितने 1, तो अपने पास आई की वैल्यू क्या आ रही है 3। इसके अलावा मैं बात करूँ किसकी, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करूँ, ये जो एल्यूमिनियम सल्फेट है इसको भी मैं जब एक्वा सॉल्यूशन में डालूंगा, मानते हैं अपन इसका क्या हो रहा है 100% डिसोसिएशन हो रहा है। जब इसका 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा 2Al 3 प्लस क्या बन जाएगा 3SO4 2 माइनस। आपको यहाँ पर इसको टुकड़ों में तोड़ना तो आता ही होगा। यहाँ पर देखिए अपने पास डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो 3 + 2 कितने हो रहे हैं बच्चों 5 मोल। जबकि बिफोर की बात करूँ तो मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट के कितने मोल लिए हैं 1 मोल लिए हैं। यदि मेरे को यहाँ पर आई कैलकुलेट करना है वन टॉप फैक्टर आई, तो मैं क्या करूँगा आफ्टर कितने मोल है 5 डिवाइड बाई डिसोसिएशन के पहले के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ कितने हैं 1 है। यहाँ से आप आई कैलकुलेट करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो बच्चों, किसी वोलाटाइल सॉल्यूट में डिसोसिएशन होने की कंडीशन में वन टॉप फैक्टर आई क्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं जब 100% डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन नहीं हो। देखो एक बात अपने यहाँ ये फिक्स हो गई कि डिसोसिएशन की कंडीशन होती है ना, डिसोसिएशन यानी वियोजन। डिसोसिएशन की कंडीशन में जो ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ना अपने पास, जो प्रैक्टिकली अपन डिटरमाइन कर रहे हैं, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू अपने पास मोर देन 1 आ रही है। देख लो आप अपने ऑब्जर्व किया है कितनी आ रही है वैल्यू, वन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू मोर देन 1 है। इसका मतलब अपने पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या आएगी 1 से ज़्यादा ही आएगी। यानी आई की वैल्यू अपने पास ध्यान रखना बच्चों, चलो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू की बात नहीं, मैं वन टॉप फैक्टर आई की बात कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 से ज़्यादा होगी। अब ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूँ मैं तो हमेशा डिसोसिएशन होने की कंडीशन में क्या होगी बढ़ेगी। यानी बात करूँ ऑब्जर्व तथा कैलकुलेटेड की, तो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से ज़्यादा होगी किस कंडीशन में, जब अपने पास सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो। यानी ये बात लिख सकता हूँ आई की वैल्यू तो मोर देन 1 होगा किस कंडीशन में, डिसोसिएशन की कंडीशन में। अब मैं यदि ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं, यहां पर देखिए आप ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू हमेशा कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से ज़्यादा होगी किस कंडीशन में, जब अपने वोलाटाइल सॉल्यूट डाला है और उसका क्या हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है इस सिचुएशन में। अब देखिए यदि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, अभी तक अपने जो सॉल्यूट लिए इनके क्या हो रहे हैं 100% डिसोसिएशन हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जब 100% सॉल्यूट का डिसोसिएशन नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप कैसे वन टॉप फैक्टर आई को कैलकुलेट करोगे, तो उसको समझते हैं अपन। जैसे मैं वन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट करना है और सॉल्यूट का 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। जैसे मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड लिया है, इसको मैंने एक्वा सॉल्यूशन में डाला, माना कि इसका पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, कितना हो रहा है अपने को बता है, इसका क्या हो रहा है पार्शियली डिसोसिएशन। लेकिन डिसोसिएशन तो हो रहा है, तो डिसोसिएशन होगा तो बनेगा क्या Na++ Cl-, जितना भी डिसोसिएशन होगा बनेगा किसमें Na++ Cl- आयनों में टूटेगा। तो यहाँ पर मैं बात करूँ
इसके इनिशियली बात करूं प्रारंभिक रूप से पार्शियली क्या हो रहा है बच्चों, पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है। अब मैं इनिशियली बात करूं तो इनिशियली इसके मैंने सोडियम क्लोराइड के 1 मोल डाला है, सॉल्वेंट में 1 मोल डाला है। डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा तो इसके मोल कितने बन रहे 2, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने 1 मोल डाला, इसके मोल कितने होंगे, इनके 0 ही होंगे। लेकिन जब इक्विलिब्रियम 80 होगा, देखिए बच्चों जब 100% डिसोसिएशन नहीं होता है किसी सब्सटेंस या सॉल्यूट का, उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम 80 होता है। इक्विलिब्रियम जब 80 होगा तो कब क्या होगा, जितना सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन होना है कंप्लीटली हो का होगा। तो यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम 80 होगा तो इस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, अल्फा को देखना पड़ेगा। ये जो अल्फा है ये क्या है बच्चों, यानी 1 मोल कोई अपने पास यदि कोई सॉल्यूट है, 1 मोल कोई अपने पास क्या है सॉल्यूट है, इस 1 मोल सॉल्यूट का कितना डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ है। अल्फा अपने को क्या बताएगा, 1 मोल किसी सॉल्यूट में से कितना मोल सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया है, ये कौन बताएगा, अल्फा। अल्फा को अपने इक्विलिब्रियम में देखा था, इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फा है क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अपने पास, ये क्या बताएगा कि 1 मोल यदि सॉल्यूट लोगे आप तो 1 मोल सॉल्यूट का कितना वियोजन हुआ है, यानी कितना 1 मोल सॉल्यूट है वो आयोनाइज हुआ है। इसके बारे में अपने को कौन जानकारी देगा, अल्फा देगा। अब देखिए अपन अल्फा को यूजेज से यहाँ पर देखेंगे कि कितना सॉल्यूट कंज्यूम हो गया है, कितना सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया है इस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में डालने पर। तो देखिए यहाँ पर अल्फा है क्या बच्चों, इसके बारे में ध्यान रखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताता क्या है कि 1 मोल सॉल्यूट का कितना डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ है, 1 मोल सॉल्यूट में से कितने मोल सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो गए हैं, उनको कौन बताएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्विलिब्रियम 11th क्लास में अपन इसके बारे में विस्तृत डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अपने पास इनिशियली इसका 1 मोल है, लेकिन इनिशियली 1 मोल में से माना कि मैं अल्फा मोल क्या हो गए सॉल्यूट के डिसोसिएट हो गए, तो फाइनली अपने पास इसका 1 मोल होता तो इसके 1 मोल बन रहे हैं। अब इसके 1 मोल में से कितना गया है, अल्फा गया है, रिमेन कितना है, मोल से लेके ये कौन से रिमेन मोल है, जो रिमेनिंग मोल है NaCl को मैंने 1 मोल डाला है, लेकिन रिमेनिंग इसके मोल कितने हैं, 1 माइनस अल्फा ही रहेंगे। अच्छा, तो इसका 1 मोल जाता तो इसका 1 मोल बनता, ये गया कितना है अल्फा, तो इसके कितने मोल बनेंगे, अल्फा मोल। यदि इसका 1 मोल जाता तो इस सोडियम क्लोराइड के कितने मोल बन रहे, 1 मोल बन रहे। इसका अल्फा गया है तो इसका भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। यहाँ से यदि आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर I को कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। देखिए अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के मैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद की बात करूं तो कितने मोल बढ़े हैं, 1 ये अल्फा ये एंड NaCl भी पड़ा है, कितना पड़ा है, 1 माइनस अल्फा मोल पड़ा है। तो यहाँ से यदि मैं I कैलकुलेट करूँगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर I, यहाँ क्या लूँगा, डिसोसिएशन अर्थात एसोसिएशन के बाद के नंबर ऑफ मोल्स कितने, अल्फा ये, यानी अल्फा प्लस अल्फा। इसके अलावा देखिए NaCl को मैंने 1 मोल डाला है, लेकिन अभी रिमेनिंग मोल कितने हैं, 100% डिसोसिएशन थोड़ा ही हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब पीछे NaCl भी पड़ा है, कितना पड़ा है, 1 माइनस अल्फा। तो प्लस क्या कर लूँगा मैं, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन के पहले के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, सोडियम क्लोराइड के मेरे पास 1 है, तो डिवाइड बाई मैं क्या कर लूँगा 1। यहाँ से बॉन्ड ऑफ फैक्टर I की बात करूँ तो बच्चों कितना रहेगा अपने पास, 1 प्लस अल्फा। तो इस प्रकार क्या करोगे आप, पार्शियली डिसोसिएट हो रहे किसी सॉल्यूट को, सॉल्यूट के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर I को कैलकुलेट कर लोगे। एक अदर एग्जांपल से अपन और समझते हैं
जैसे मैं क्या ले लूँ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लूँ, जैसे K4FeCN6। ये जो अपने पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसका भी डिसोसिएशन होगा। मैं मान रहा हूँ इसका क्या हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएशन होगा। तो पार्शियली जब डिसोसिएशन होता है तो इक्विलिब्रियम 80 होता है। मैं क्या मान रहा हूँ, इसका पार्शियली डिसोसिएशन। जब इसका पार्शियली डिसोसिएशन होगा बच्चों तो क्या बनेगा, 4K प्लस क्या बन जाएगा, FeCN6 4-। यहाँ देखिए बच्चों, मैं बात करूँ इनिशियली स्टार्टिंग की बात करूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड के मैं 1 मोल ले रहा हूँ। जब इसका डिसोसिएशन होगा, कैसा डिसोसिएशन, पार्शियली, तो इसके कितने मोल स्टार्टिंग में तो कितने बनेंगे, इनिशियली तो 0। जब इक्विलिब्रियम 80 होगा बच्चों तो इस कंडीशन में ये जो 1 थे इनमें से कितना गया, 100% डिसोसिएशन नहीं है तो 1 में से कितने मोल गए, माना कि अल्फा मोल गए। इसके 1 मोल से इसका 4 मोल बन रहा है तो इसके अल्फा से इसका कितना बनेगा, 4 अल्फा। इसके 1 मोल से इसका कितने मोल बन रहा है, 1, तो इसके अल्फा से इसके कितने मोल बनेंगे, अल्फा। तो यहाँ पर देखिए मैं यदि वॉन टॉप फैक्टर आई को कैलकुलेट करूँगा तो अपने पास देखिए 4 अल्फा प्लस ये अल्फा, यहाँ पर ये भी रिमेनिंग मोल है सॉल्यूशन में, ये भी मोल पड़े रहेंगे सॉल्यूट के। 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है इस कंडीशन में, ये भी मोल आपको इसके साथ आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन में काउंट करने हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या करूंगा, बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन मैंने पोटेशियम फेरोसाइनाइड के कितने मोल लिए इनिशियली, 1 मोल, तो डिवाइड बाई मैं क्या कर लूँगा, 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। फाइनली अपने पास आई की वैल्यू क्या रह रही है बच्चों, आई इक्वल टू इस 1 प्लस 4 अल्फा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो बच्चों, किसी भी सॉल्यूट का, वोलेटाइल सॉल्यूट का जब डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन की कंडीशन में वॉन टॉप फैक्टर आई को आप कैलकुलेट कर लोगे। तो देखिए नेक्स्ट मैं बात करूं, यदि इनका डिसोसिएशन हो रहा है लेकिन 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो वॉन टॉप फैक्टर आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में आप वॉन टॉप फैक्टर आई को कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उनकी कंडीशन में भी अपन देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं रिलेशन बिटवीन वॉन टॉप फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के मध्य। तो देखिए मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन वॉन टॉप फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा फॉर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन नहीं डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के केस में अपन अल्फा एंड आई के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, माना कि एक सब्सटेंस ले रहा हूँ एक एन, यदि इसका डिसोसिएशन होगा तो इस सब्सटेंस के कितने मोल बनेंगे, एन ए। यहाँ पर इनिशियली मैं ले रहा हूँ कितने मोल, इनिशियली इसके 1 मोल ले रहा हूँ। इनके इनिशियली कितने मोल होंगे बच्चों, 0। यदि मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, देखो इसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है यदि, तो इस कंडीशन में इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम 80 होगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मैं बात करूं तो इसमें से कितना जाएगा, 1 माइनस अल्फा। इसका कितना बनेगा, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, एन। इसके अल्फा से इसके कितने बनेंगे, एन अल्फा। कितने बनेंगे, एन अल्फा। अब यदि मेरे को वॉन टॉप फैक्टर आई कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने हैं, एन अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाई क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने हैं अपने पास, इनिशियली 1 मोल, तो डिवाइड बाई क्या कर लूँगा मैं 1। यहाँ से यदि मेरे को अल्फा तथा आई के बीच में रिलेशन चाहिए तो मैं 1 को इधर भेज देता हूँ, क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 इक्वल टू इस क्या रहेगा अपने पास, एन अल्फा माइनस अल्फा। यहाँ से आई माइनस 1 इक्वल टू इसमें अल्फा को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रहेगा, एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए बच्चों आई माइनस 1 इसको इधर भेज दो तो क्या रहेगा, डिवाइड बाई एन माइनस 1 इक्वल टू इस अपने पास क्या आ रहा है बच्चों, अल्फा।
तो इस प्रकार आप अल्फा तथा आई के बीच में रिलेशन डिसोसिएशन के केस में इस प्रकार स्थापित करना है आपको। ये बोर्ड में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। वांट ऑफ फैक्टर आई एंड अल्फा के बीच रिलेशन किसके कंडीशन में, वियोजन की कंडीशन में। अच्छा, नेक्स्ट अपन एसोसिएशन के कंडीशन में भी रिलेशन देखेंगे, लेकिन अभी तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, डिसोसिएशन की। तो ये केस कौन सा है, डिसोसिएशन के केस में किसके बीच में रिलेशन है, आई एंड अल्फा का। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों एसोसिएशन। ये तो था अपना डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट करना। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं किसको, एसोसिएशन। हिंदी में बात करूं तो एसोसिएशन को क्या कहा जाता है, संगुणन। तो देखिए एसोसिएशन, यदि अपने पास सॉल्यूट का क्या हो बच्चों, एसोसिएशन हो, संगुणन हो। जब अपने पास किसी भी सॉल्यूट का एसोसिएशन होता है तो उस कंडीशन में वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब एसोसिएशन कैसे होते हैं, एसोसिएशन के केस में बच्चों जितने मोल आप सॉल्यूट में डालोगे उसकी अपेक्षा सॉल्यूट में जाने पर उनका क्या हो जाता है, बीच में कोई नए बॉन्ड स्थापित हो जाएंगे और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, ये जो एसिटिक एसिड है इसके मैं इनिशियली 2 मोल ले रहा हूं। कितने मोल, 2 मोल। यदि मैं इसको सॉल्वेंट में डाल रहा हूं तो सॉल्वेंट में डालने पर इसके क्या हो जाते हैं, एसोसिएशन होता है। देखिए मैं मान रहा हूं 100% बच्चों क्या हो रहा है, एसोसिएशन। जब इसका 100% एसोसिएशन होगा तो इसके 2 मोल से कितने मोल बनेंगे, देखिए आप CH3C डबल बॉन्ड OS। ये क्या अपने पास एसिटिक एसिड, इसको इस प्रकार मैं लिख सकता हूँ। एक और मोल से किसका, एसिटिक एसिड का, ये लो COS C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर देखिए बच्चों फोन से अटैच्ड फ्लोरीन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्थापित होगा। जबकि यहाँ पर भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर बच्चों मैंने सॉल्यूट के 2 मोल्स डाले थे इनिशियली, लेकिन एसोसिएशन के पश्चात इस सॉल्यूट के कितने मोल दिख रहे हैं मेरे पास, 1 मोल ही है। इसका मतलब जब आप ऑब्जर्व भाई अपने कैलकुलेट करोगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, तो इससे करोगे 2 मोल से करोगे भाई, मोलरिटी या मोलरिटी निकालोगे तो 2 मोल लोगे सॉल्यूट के। लेकिन जब ऑब्जर्व या प्रैक्टिकली रूप से देखा जाता है कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो क्या है, तो जब आप एक्सपेरिमेंटली या ऑब्जर्व करोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि सॉल्यूट को जब सॉल्यूशन में डाला है तो डालने से इनका क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो बॉन्ड दिख रहा है अपने को, कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो देखिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब सबस्टेंस के बीच में स्थापित होगी तो क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पर इनिशियली इसका मैंने कितना मोल लिया बच्चों, 2 मोल्स। बन कितना रहा है फाइनली एसोसिएशन के बाद, 1 मोल। यदि अपने को आई कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने हैं, 1 डिवाइड बाई क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने हैं अपने पास, 2, तो डिवाइड बाई 2। देखिए बच्चों यहाँ पर अपने पास जो आई की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, लेस देन 1। यहाँ पर आई अपने पास आया वो कितना है बच्चों, लेस देन 1। यानी एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या आएगी, यानी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। जबकि डिसोसिएशन की कंडीशन में जो आई की वैल्यू थी वो अपने पास क्या थी, मोर देन 1। यानी यहाँ पर जो अपने पास ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एंड कैलकुलेटेड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से तो आप ये इनिशियली अपने 2 मोल डाले हैं तो कैलकुलेट तो यहीं से करोगे न, तो ये तो अपने पास क्या रहेगी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। इनिशियली जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला तो मेरे पास कितना आया, 6 atm। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल किया, ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करके मैंने देखा यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, तो मेरे पास यहाँ पर 3 atm हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन में डालने पर सॉल्यूट के क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे तो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या रहेगी, कम आएगी। तो यहाँ पर जब एसोसिएशन का केस हो तो मैं ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड कैलकुलेटेड
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ज़्यादा रहेगी? तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ज़्यादा आएगी। कौन सी कंडीशन में? एसोसिएशन के केस में। देखिए तो अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, जैसे बेंजोइक एसिड लेके मैं इनके एग्जांपल से समझाता हूं कि इसका भी एसोसिएशन होता है या डिसोसिएशन। तो देखिए यहाँ पर मैं बेंजोइक एसिड को लेता हूँ C6H5COOS। ये क्या अपने पास बेंजोइक एसिड है। तो इस बेंजोइक एसिड को मैं जब एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा या बेंजीन का सॉल्यूशन में डाला जाता है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन के सॉल्यूशन में डालने पर इनका क्या होता है? एसोसिएशन होता है। इस बात को आप नोट करना, मैंने 11th में भी बताया आपको। बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन के सॉल्यूशन में डालने पर, बेंजीन के सॉल्यूशन में डालने पर इसका क्या होता है बच्चों? एसोसिएशन, संगुणन होता है। इस बात को आप नोट करना, संगुणन होता है। देखो मैक्सिमम कंडीशन में जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन के सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका क्या होगा? एसोसिएशन होगा। तो यहाँ देखिए ये भी क्या एक प्रकार का एसिड है, इसको भी मैं बेंजीन के सॉल्यूशन में डाल रहा हूँ। यहाँ होगा क्या? मैं मान रहा हूँ 100% इसका क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है, संगुणन हो रहा है। जब इसका 100% एसोसिएशन होगा तो देखिए बच्चों क्या बनेगा। इसके 2 मोल ले रहा हूँ, इनिशियली मैंने 2 मोल लिए। तो जब सॉल्यूशन में डालोगे आप तो इनके बीच में भी क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो कैसा सब्सटेंस बनेगा? देखिए इधर यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित होगा ऐसे, फोन से अटैच्ड हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फोन से अटैच्ड हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसके थ्रू क्या हो जाएंगे? मैंने इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए? 2 मोल किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डाला है। इससे मैंने क्या किया? किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पाई को कैलकुलेट किया। यहाँ पर पाई की वैल्यू मेरे पास 10 ATM आई। कितने ATM? 10 ATM। लेकिन डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद की मैं बात करूँ, जब एसोसिएशन हो गया उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करके मैंने पाई को कैलकुलेट किया तो मेरे पास इसके 5 ATM ही आए। तो ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिक्रीज होंगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेटेड अपने ऑब्जर्व करके जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आई उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी। तो यहाँ पर देखिए अपने पास एसोसिएशन के केस में 2 मोल्स सॉल्यूट से कितने मोल आ रहे हैं? 1 मोल सॉल्यूट बन रहा है। इसका मतलब एसोसिएशन की कंडीशन में अपने जो पहले जो कैलकुलेट की है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका वैल्यू माना कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू 10 ATM आई है। एक्सपेरिमेंट करके मैंने बाद में ऑब्जर्व किया तो देखा कि इसके 5 ATM ही है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एसोसिएशन हुआ है किसका? सॉल्यूट का। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर आई को कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है? डाइमराइजेशन हो रहा है। भाई देखो 2 मोल सॉल्यूट लिए, दोनों आपस में कंबाइन हो गए, इसको क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन, द्विलिकीकृत। क्या होगा? डाइमराइजेशन, द्विलिकीकृत हो रहे हैं। जबकि इनका ट्राइमराइजेशन, टेट्रामराइजेशन भी हो सकता है। कैसे? तो मैं बात करूं ट्राइमराइजेशन, देखिए त्रिलिकीकृत, द्विलिकीकृत एंड त्रिलिकीकृत। तो मैं बात कर रहा हूं ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन में बच्चों क्या होता है? देखिए त्रिलिकीकृत, हिंदी में बात करूं क्या बोलते हैं? त्रिलिकीकृत। मतलब 3 मोल मैं सॉल्यूट के लूँगे तो उनका क्या होता है? एसोसिएशन के पश्चात 1 मोल ही बनेगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ए कोई सबस्टेंस है, इसको मैंने 3 मोल लिया है। तो जैसे ही इनका एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन के बाद 100% मैं कह रहा हूँ एसोसिएशन हो रहा है। जब इसका 100% एसोसिएशन हो रहे हैं तो कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल ही बन रहा है सबस्टेंस सॉल्यूट। इसका मतलब एसोसिएशन है। तो आई कैलकुलेट करोगे तो आई कितना आ जाएगा बच्चों? 1/3। देखो यहाँ डाइमराइजेशन के केस में 1/2 आई की वैल्यू, जबकि ट्राइमराइजेशन के केस में आई की वैल्यू कितनी आ रही? 1/3। इसके अलावा मैं बात करूँ टेट्रामराइजेशन,
टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन की केस में देखिए, जैसे मैंने ये कोई सब्सटेंस लिया है, सॉल्यूट लिया है 4 मोल, जब इसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन के पश्चात इसके कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल ही बन रहा है। मैं आई कैलकुलेट करना चाहूँ तो आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने अपने पास 1 डिवाइड बाई क्या करोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपने पास कितने हैं? 4। यानी बच्चों देखिए वॉन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू डाइमराइजेशन के केस में 1/2, ट्राइमराइजेशन के केस में 1/3 एंड टेट्रामराइजेशन के केस में 1/4। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? वॉन टॉप फैक्टर आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो किस कंडीशन में? जब इसका 100% एसोसिएशन हो रहा है। लेकिन जब ऐसे भी सिचुएशन आती है जब वॉन टॉप फैक्टर यानी इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और वोलाटाइल जो सॉल्यूट है इसका 100% डिसोसिएशन नहीं हो, एसोसिएशन नहीं हो। यहाँ पर जब 100% एसोसिएशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप वॉन टॉप फैक्टर आई को कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो माना कि जब 100% डिसोसिएशन नहीं हो तो क्या देखेंगे अपन? अल्फा देखेंगे। अल्फा क्या होता है बस? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। भाई एसोसिएशन के केस में क्या होगा? कितने मोल एसोसिएट हुए हैं, यानी 1 मोल में से कितने मोल एसोसिएट हुए हैं, ये तो क्या होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जबकि डिसोसिएशन के केस में अपन क्या मान रहे थे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है कि 1 मोल सॉल्यूट में से भाई एसोसिएट होकर कितने मोल बन रहे हैं, ये कौन सा होगा? एसोसिएशन का केस। जैसे मैं बात करूँ एसिटिक एसिड की, इसको मैंने इनिशियली 2 मोल्स लिए हैं और जब इसका एसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा बच्चों? CH3COOS। इसके कितने मोल बन जाएंगे? 1 मोल बन जाएंगे। इनके बीच में क्या बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे अभी अपने देखा था पहले। तो देखिए इनिशियली मैंने इसके कितने मोल लिए? 2 मोल लिए हैं। मैं इनिशियली बात करूं, इनिशियली अपने पास यहाँ पर एसिटिक एसिड के 2 मोल हैं। जब इसका एसोसिएशन होगा, पार्शियली एसोसिएशन यानी इक्विलिब्रियम इनके बीच में 80 होगा बच्चों, पार्शियली एसोसिएशन हो रहा है। जब इनका पार्शियली एसोसिएशन होगा तो 2 मोल से अपने पास कितने मोल दिख रहे हैं? 1 मोल। लेकिन यहाँ पर इनिशियली मैंने 2 मोल लिए हैं जब इसका 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में माना कि इसके 2 मोल में से कितने बनेंगे? इसके 1 मोल। तो यहाँ पर इसके मैं अल्फा ले रहा हूँ तो इसके कितने बनेंगे? α/2। इनिशियली माना कि मैं इसके 1 मोल ले रहा हूँ तो इसमें से कितने मोल गए, यही कौन बताएगा? अल्फा बताता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताता है। माना कि इसके इनिशियली 1 मोल में से कितने गए? इनिशियली इसके 0 है। जब इक्विलिब्रियम 80 होगा तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मेरे को ये बताइए, ये जो एसिटिक एसिड है इसका रिमेनिंग मोल्स कितने रहेंगे? भाई अल्फा गया तो 1 - अल्फा ही रहेगा। तो इसके जब 1 मोल जाता, 2 मोल जाते तो 1 मोल, 1 मोल गया तो इसका कितना? 1/2 मोल। यानी इसका अल्फा गया तो इसका कितना होगा? α/2 बनेगा। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे? α/2 हो जाएंगे। कैसे? अभी देखिए जैसे इनिशियली मैंने इसके 1 मोल लिया है, 2 मोल्स नहीं है। मैं यहाँ पर जो इनिशियली जो मोल ले रहा हूँ वो कितने मोल एसिटिक एसिड ले रहा हूँ? 1 मोल। तो देखिए यदि इसके 2 मोल लेता तो एसिटिक एसिड के कितने मोल बनते? यहाँ एसोसिएशन के बाद 1 मोल बनता। लेकिन मैंने जब 1 मोल लिया है तो एसोसिएशन होगा, तो एसोसिएशन के पश्चात कितने मोल बनेंगे इनके बारे में देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 1 मोल में से कितने एसोसिएट हुए उसको बताता है। तो मैं मानता हूँ इसके 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुए। तो अल्फा मोल एसोसिएट हुए मतलब इसके 2 से इसका 1, इसके 1 से इसका कितना होगा? 1/2। इसके अल्फा से इसका कितना होगा? α/2। यही होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आई कैलकुलेट करना चाहूँ, वॉन टॉप फैक्टर आई को कैलकुलेट करना है तो कैसे करूँगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितने हो रहे हैं? α/2 प्लस यहाँ देखिए ये भी एसोसिएशन के बाद 100% एसोसिएशन नहीं हो रहा तो ये भी रिमेनिंग रहेंगे। तो इसको भी इसके साथ आपको काउंट करना है। कितना है? 1 - अल्फा डिवाइड बाई क्या करोगे? इनिशियली मोल। इनिशियली अपने एसिटिक एसिड के कितने मोल लिए? 1 मोल लिए। तो ये लो 1।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं यदि इसको i को कैलकुलेट करना चाहूँ तो कैसे आएगा, ये 1 को इधर भेज रहा हूँ तो 1 माइनस i माइनस 1 इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा। यदि यहाँ पर मैं i माइनस 1 इक्वल टू इसके एलसीएम ले रहा हूँ, कितने आएंगे 2, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएंगे, अल्फा माइनस n अल्फा या 2 अल्फा, ये लो 2 अल्फा। यहाँ से मैं वो i माइनस 1 अल्फा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2 है, मेरे को क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो अल्फा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से अल्फा को कॉमन ले रहा हूँ, i माइनस 1 इक्वल टू यहाँ से यदि मैं अल्फा को कॉमन ले लूँ तो अपने पास इनिशियल क्या रहेगा, 1 माइनस 2। यहाँ देखिए बच्चों, डिवाइड बाई अपने पास क्या पड़ा है, 2 मोल्स पड़े हैं। यहाँ से देखिए अल्फा इक्वल टू ये अपने पास अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या रहेंगे, i माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, यही रहेगा। इसको इधर भेज दूंगा अल्फा, ये भी 2 इधर गए तो क्या हो जाएंगे इसके मल्टीपल में ये 2। इस प्रकार क्या करोगे आप, अल्फा को कैलकुलेट कर लोगे, किसके केस में, एसोसिएशन के केस में। तो ध्यान रहे बच्चों, एसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर को आप इस प्रकार कैलकुलेट कर लोगे। 100% एसोसिएशन नहीं हो तो आप इस प्रकार अल्फा को कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैं बात करूं रिलेशन की, किसके लिए, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वांट ऑफ फैक्टर आई इन केस ऑफ एसोसिएशन। रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड अल्फा इन केस ऑफ एसोसिएशन। संगुणन के केस में वियोजन स्थिरांक अल्फा एंड वांट ऑफ फैक्टर आई के बीच में रिलेशन क्या आएगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियली कोई सबस्टेंस n मोल कोई सबस्टेंस ले रहा हूँ, n मोल किसके ले रहा हूँ, किसी सबस्टेंस A के ले रहा हूँ। जब इसका एसोसिएशन होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, an। इनिशियली इसके मेरे पास वाना की कितने मोल है, 1 मोल। इनिशियली इसका कितना रहेगा, 0। भाई इनिशियली जब मैंने डाला है सॉल्यूशन में तो थोड़ा ही बनेगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इनिशियली की बात करूँ मैं, इसके 1 मोल ही हैं, इनिशियली इसका 0 मोल होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में डालते समय ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या है, 0। जब इक्विलिब्रियम स्थापित होगा बच्चों, ये एसोसिएशन हो रहा है, जब इक्विलिब्रियम 80 होगा तो इसमें से कितने मोल जाएंगे, अल्फा मोल। इसके मोल कितने बनेंगे बच्चों, अल्फा बाई n। भाई देखो इसके मोल कितने जा रहे हैं, 1 मोल है, इसके n से इसका कितना बन रहा है, 1। तो यहाँ पर देखो अल्फा गया तो इसका क्या बनेगा, अल्फा बाई n। तो यहाँ देखिए आप इस कंडीशन में जब आप i कैलकुलेट करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन i को कैलकुलेट करना वांट ऑफ फैक्टर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने अपने पास, अल्फा बाई n। इसके प्लस में क्या करूँगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि इनका 100% एसोसिएशन नहीं हुआ है। कैसा एसोसिएशन है, पार्शियल एसोसिएशन है। इसी पार्शियल एसोसिएशन है तभी तो इक्विलिब्रियम 80 हुआ है, नहीं तो इक्विलिब्रियम 80 नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर i इक्वल टू इसके आ जाएगा अल्फा बाई n, प्लस क्या कर लूँगा मैं, 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा कौन सा, ये पड़े अपने पास 100% इसका एसोसिएशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये i मैं इस क्या कर रहा हूँ, 1 को इधर भेज रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, i माइनस 1 इक्वल टू क्या रहेगा, अल्फा बाई n, प्लस ये माइनस क्या रहेगा अपने पास, अल्फा। यहाँ से i माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से n, ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस n अल्फा। तो i माइनस 1 इक्वल टू इस अल्फा को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या रहेगा, 1 माइनस n डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, n को मैं इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएंगे, 1 माइनस i माइनस 1 मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा, n इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, अल्फा 1 माइनस n। अपने को अल्फा और i के बीच रिलेशन चाहिए, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए
I माइनस 1 मल्टीपल बाई n डिवाइड बाई क्या है अपने पास, इसको इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n। ये बच्चों रिलेशन है किसके बीच में, एसोसिएशन के केस में आई वन ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के बीच में। तो इस प्रकार ये भी बोर्ड में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको इसको बढ़िया तरीके से लर्न करना है, ध्यान रखना है कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो देखिए बच्चों हुआ क्या है, एसोसिएशन करार है लेकिन एसोसिएशन 100% नहीं हो रहा है। जब 100% एसोसिएशन नहीं होगा तो अपने को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करनी पड़ेगी। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ये क्या बताता है, किसी 1 मोल सॉल्यूट में से कितने मोल सॉल्यूट के एसोसिएशन हो गया है। तो कितने मोल एसोसिएट हो गए हैं, माना कि अल्फा हो गए, तो इसका इनिशियल मैंने 1 लिया तो 1 माइनस कितने गया अल्फा, रिमेनिंग मोल लिख रहा हूँ मैं कितने है 1 माइनस अल्फा। यदि इसके 1 होता तो इसका कितना बनता, इसके n होते तो इसके कितने बनते n/2। माना कि देखिए अभी मैंने एसिटिक एसिड लिया, इसके 2 थे तो इसके कितने बन रहे थे 1। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है इसका n होता तो किसके बनते n/2, जबकि इनके पास 1 है कितना बनेगा 1 माइनस, ये पीछे कितना रहेगा 1 माइनस अल्फा, इसके कितने हो जाएंगे n/2। भाई इसके 2 होते तो इसके 1 होता तो हाफ, अल्फा गया तो कितना हो जाएगा अल्फा/n, तो कितना हो रहा है अल्फा/n। अब आई कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन कितने अपने पास अल्फा/n प्लस ये वाले, ये भी पढ़े हैं 100% एसोसिएशन नहीं हुआ है तो ये पढ़े, डिवाइड बाई क्या कर रहा हूँ मैं 1 कौन सा अपने पास इनिशियल, इसके मोल कितने हैं 1 मोल। इस प्रकार में आई और अल्फा के बीच में रिलेशन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा आई माइनस 1 मल्टीपल बाई n डिवाइड बाई क्या है अपने पास 1 माइनस n। अभी देखिए अपने एसिटिक एसिड के लिए ही ऐसे ही अल्फा इक्वल टू कैलकुलेट किया था, अपने पास क्या आया था बच्चों आई माइनस 1 मल्टीपल में देखो 2 आया था, डिवाइड बाई क्या था बच्चों 1 माइनस 2। अभी जो अपने एसिटिक एसिड का इससे पहले जो अल्फा आता था आई के बीच में रिलेशन देखा यही आया था। तो इस प्रकार कोई भी सबस्टेंस यदि आपको मिल जाए और एसोसिएशन हो रहा है और आपको रिलेशन पूछ ले अल्फा एंड आई के मध्य, तो इस प्रकार जैसे एसिटिक एसिड का किया उसी प्रकार बेंजोइक एसिड का कर सकते हो। उसी प्रकार आपको ऐसा कोई सबस्टेंस या रिलेशन पूछ ले तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझा सकते हो। अब मैं बात करूँ ये वॉन ऑफ फैक्टर है आई, इसके यूजेस क्या हैं। आप तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कोई यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा है, अभी तो अपन बात की है वॉन ऑफ फैक्टर आई की। तो अब मैं बात करता हूँ कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसे किस प्रकार यूज लोगे। तो देखिए जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना अपने, कौन कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले मैं बात करूं RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसके लिए अपने पास फॉर्मूला आया था P0A माइनस PA डिवाइड बाई क्या था बच्चों P0A इक्वल टू क्या था जीटा बी, यही था। अच्छा जबकि मैं बात करूं किसकी, सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी, डिग्री ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फॉर्मूला आया था अपने पास डेल्टा TF इक्वल टू क्या था KF मल्टीपल बाई क्या था मोलेलिटी। थर्ड जो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी बच्चों क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ ये थर्ड सेकेंड थी, ये थर्ड थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको मैंने डेल्टा TB से रिप्रेजेंट किया था, क्या आया था KB मल्टीपल बाई मोलेलिटी। फोर्थ जो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो कौन सी थी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, इस ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं प्रसारण दाब की, पाई इक्वल टू अपने पास क्या आया था बच्चों CRT, यहाँ क्या था अपने पास MRT। तो इसको अपन जब कैलकुलेट करेंगे, अब आई का कहाँ यूजेस कोई हो ही नहीं रहा है, आप तो बता रहे हो, ये तो वॉन ऑफ फैक्टर का कहाँ यूज हो रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान रहे बच्चों, जब सॉल्यूट तो वोलाटाइल हो, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होने वाले सॉल्यूट हो अपने पास, इस कंडीशन में ये जो अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनकी यदि एक्चुअल में अपने को वैल्यू चाहिए तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वॉन ऑफ फैक्टर आई से मल्टीपल करना पड़ेगा। वॉन ऑफ फैक्टर आई क्या बताता है, किसी सॉल्यूट के कितने गुना मोल, भाई किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने पर कितने गुना सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद कितने मोल्स
सॉल्यूट के बढ़ गए, जितने मोल सॉल्यूट के बढ़ेंगे उतना ही क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर बात ये है, अपने को यदि एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू चाहिए, इसके लिए वोलाटाइल सॉल्यूट हो रहा है, यदि अपने पास वोलाटाइल सॉल्यूट है, डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में यदि अपने पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक्चुअल में वैल्यू चाहिए, तो आपको 1 टू फैक्टर आई से इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को क्या कर लेना है, मल्टीपल कर लेना है। यहाँ पर बात करूँ मैं पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई क्या करूँगा, पी नॉट ए इक्वल टू इस आई जीटा बी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पश्चात नंबर ऑफ मोल्स यहाँ तो डिक्रीज हैं, यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू है उसकी वैल्यू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज़्यादा आएगी। किस कंडीशन में, डिसोसिएशन की कंडीशन में। लेकिन एसोसिएशन की कंडीशन में जो आई की वैल्यू की बात करूँ मैं, ये क्या आएगी, अपने पास लेस देन 1 आएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तथा ऑब्जर्व्ड अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे, ऑब्जर्व्ड अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। किस कंडीशन में, जब एसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन को 1 टू फैक्टर आई के साथ रिलेट करके आपको एक्चुअल में वैल्यू मिलेगी किसकी, यहाँ पर इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो जब भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको 1 टू फैक्टर आई को साथ में लिखना है। यदि 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, उस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1 होती है। तो लेकिन जब पार्शियली डिसोसिएशन एसोसिएशन होगा, तो उस कंडीशन में अपने को आई लिखना जरूरी है। लेकिन जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा तो आई नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो, तो यहाँ पर भी आप क्या करो, आई के एफ मल्टीपल बाई क्या कर लोगे आप, मोलेलिटी। कब, जब अपने पास सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में। यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी बी। जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन किसी सॉल्यूट का हो रहा है, तो उस कंडीशन में आई को आप मल्टीपल कर लोगे किससे, अपने पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे। नेक्स्ट अपने पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, ये क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर टी। लेकिन यदि इसमें भी सॉल्यूट का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप 1 टू फैक्टर आई को इसी में भी मल्टीपल कर लोगे। तो इस प्रकार 1 टू फैक्टर से आप इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एक्चुअल में जो वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस प्रकार बच्चों बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसके, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप तब तक के लिए इनके नोट्स क्रिएट करिएगा, साथ में इनके क्वेश्चन आप स्वतः ही बुक से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।